फ्रेंड, आज हम यहाँ उपस्थित हैं आपके पाठ्य पुस्तक मुक्तांजलि के चौथे भाग के 6वें पाठ के साथ। पाठ का नाम है कंजूसी का रहस्य। तो बच्चों, आज हम इस कहानी में यह पढ़ेंगे कि किस तरह से कहानीकार ने कंजूसी के रहस्य के पीछे कितनी बड़ी बात को छुपा कर रखा था। प्रस्तुत कहानी में बताया गया है कि धन को हमेशा सोच समझकर अच्छे कार्यों में ही खर्च करना चाहिए। यह उस समय की बात है जब हमारे देश पर अंग्रेजों का राज्य था। हर नवयुवक अपने देश की स्वतंत्रता के लिए सहर्ष प्राण तक त्याग सकता था। तो इसका अर्थ है कि हर नवयुवक अगर उसे देश की रक्षा के लिए अपने प्राण को भी त्यागना पड़े तो वह बिना झिझके या बिना किसी कष्ट के वह तैयार हो जाता था। सेठ संपत लाल नगर के जाने माने धनिकों में से एक थे। यानी सेठ संपत लाल उस नगर के जाने माने धनिकों माने धनी, बहुत धनी थे। वो अधिक पैसा होने के बाद भी सेठ जी को एक एक पैसा जोड़ने की आदत थी। उनके पास बहुत धन दौलत था, लेकिन फिर भी उनकी क्या आदत थी कि वह एक एक पैसा जोड़ कर रखते थे। बिना वजह बेफिजूल वह एक पैसा भी व्यर्थ में कहीं नहीं खर्च करते थे। सेठ जी की इस कंजूसी से उनका परिवार, नौकर और मित्र सभी परेशान रहते थे। तो सेठ जी की इस पैसे बचाने की आदत से उनके परिवार के लोग उन्हें कंजूस समझते थे। सभी लोग परेशान थे, उनके परिवार के लोग, नौकर और मित्र। तो एक दिन शाम को उनके दोनों पुत्र लालटेन जलाकर पढ़ रहे थे। पास में ही सेठ जी अपने मुनीम से हिसाब ले रहे थे। बरामदे से नीचे कोचवान घोड़ों को थपथपा रहा था। सेठ जी काफी देर पहले ही बग्घी से उतरकर अंदर आ गए थे। तो एक दिन शाम को उनके दोनों पुत्र लालटेन जलाकर पढ़ रहे थे। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि वो बहुत ही धनी थे, उनके पास बहुत धन दौलत था, लेकिन फिर भी उनके दोनों पुत्र लालटेन जलाकर पढ़ रहे थे। पास में ही सेठ जी अपने मुनीम से हिसाब ले रहे थे। यानी मुनीम जी जो उनके यहाँ काम करते थे, वह शाम को उनसे हिसाब लेकर ही उन्हें उनके घर जाने देते थे। और बरामदे से नीचे कोचवान घोड़ों को थपथपा रहा था। तो घोड़ों की देखभाल के लिए उन्होंने कोचवान को नियुक्त किया था। सेठ जी काफी देर पहले ही बग्घी से उतरकर अंदर आ गए थे और शायद सेठ जी कहीं गए होंगे और वह काफी देर पहले बग्घी से उतरकर घर के अंदर आ गए थे और मुनीम जी से हिसाब ले रहे थे। इसलिए बग्घी के दिए को अभी तक जलता हुआ देखकर सेठ जी कोचवान पर आग बबूला हो उठे। तो अभी तक बग्घी में दिया जल रहा था और अब दिया को जलता हुआ देखकर कोचवान पर सेठ जी नाराज हो जाते हैं और उसे बुरा भला कहने लगते हैं। उन्होंने उसे डांटते हुए कहा, क्या तेल मुफ्त में मिलता है जो इस दिए को अभी तक जला रखा है? मिट्टी तक पैसे देने पर ही मिलती है। ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन मेरा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो सेठ जी कोचवान पर नाराज होकर उसे डांटते हुए कहते हैं, क्या तेल मुफ्त में मिलता है जो इस दिए को अभी तक जला रखा है? और जानते हो, मिट्टी भी पैसे से खरीदने से मिलता है और यदि ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन मेरा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो कोचवान घबराकर दिया बुझाने भागा। यह कोई नई बात नहीं थी। थोड़े से पैसों को बचाने के लिए सेठ जी हमेशा परेशान रहते थे। पिता की इन बातों से सेठ के बड़े बेटे सोमदत्त को बहुत क्रोध आता था। तो कोचवान घबराकर दिया बुझाने लगा, क्योंकि वह सेठ जी जब उसे डांटने लगते तो घबराकर जल्दी से जाता और दिया को बुझाने लगता है। और यह तो कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि सेठ जी की आदत थी कि हर बात पर किसी न किसी को वो डांटते रहते थे। और थोड़े से पैसों को बचाने के लिए भी सेठ जी हमेशा परेशान रहते थे और सेठ जी थोड़े थोड़े पैसों को भी जोड़ कर रखते थे। पिताजी की इन बातों से सेठ के बड़े बेटे सोमदत्त को बहुत क्रोध आता था और उसने निश्चय किया कि वह पिता से दूर कहीं और चला जाएगा। हर बात पर पिता की पैसे बचाने की आदत अब उससे और सहन नहीं होगी। तो
सेठ जी की इस बचत की आदत से या कंजूसी की आदत से उनके बड़े बेटे सोमदत्त उन पर बहुत नाराज होते थे और उन्होंने सोचा था कि जब वो बड़े हो जाएंगे तो पिताजी से कहीं दूर चले जाएंगे, क्योंकि हर बात पर पिता की पैसे बचाने की आदत उन्हें अच्छी नहीं लगती थी, यानी उन्हें पसंद नहीं थी। तो सोमदत्त के मन में उस रात को भी देर तक यही सब बातें उठ रही थी। उसे नींद नहीं आ रही थी और सोमदत्त के मन में रात भर यही बातें घूम रही थी कि किस तरह से पिताजी सबको डांटते हैं थोड़े से पैसे बचाने के लिए। तरह तरह की बातें उन्हें उनके मन में उठ रही थी और उन्हें नींद नहीं आ रही थी। तभी उसे अपने पिता के कमरे से धीरे धीरे बातें करने की आवाजें सुनाई दी और तभी सोमदत्त को उनके पिता के कमरे से किसी के धीरे धीरे बात करने की आवाज सुनाई देती है। वो चौकन्ना होकर दबे पांव वहां पहुंचा और छिपकर देखने लगा और वो चौकन्ना हो गया और उसने दबे पांव यह देखने का प्रयास किया कि कौन पिताजी से बातें कर रहा है और छिपकर वह उनके दरवाजे के पास खड़ा होकर देखने लगता है। वहां 4-5 नवयुवक सेठ जी से बातें कर रहे थे। तो सोमदत्त ने देखा कि पिताजी के कमरे में 4-5 नवयुवक सेठ जी से बातें कर रहे हैं। सोमदत्त ने अपने कान दरवाजे से लगा दिए और सुनने लगा। सेठ जी कह रहे थे, राज बहादुर, ये 20,000 रुपए उनके परिवार वालों के लिए हैं जो अंग्रेजों की जेलों में बंद हैं। उन्हें भोजन, वस्त्र आदि की कमी नहीं होनी चाहिए। तो सोमदत्त ने अपने पिता और उन नवयुवकों की बातों को सुनना चाहा और तो उन्होंने सुना कि सेठ जी कह रहे हैं एक नवयुवक से कि राज बहादुर, ये 20,000 रुपए उनके परिवार वालों के लिए। तो यहाँ पे वो राज बहादुर को 20,000 रुपए देते हुए कहते हैं कि यह पैसे उनके परिवार वालों के लिए हैं जो अंग्रेजों की जेलों में बंद हैं, क्योंकि जो अंग्रेजों की जेलों में बंद हैं उनके घर के या उनके परिवार के लोगों के लिए भोजन, वस्त्र कौन देगा और वह उन्हें कोई कमी न हो, इसलिए वह उन्हें पैसा दे रहे थे और कहा कि उन्हें भोजन, वस्त्र आदि की कमी नहीं होनी चाहिए। तो दूसरे युवक को रुपयों की थैली देकर उन्होंने कहा, प्रकाश, जिन किसानों की फसल अंग्रेज सिपाही नष्ट कर गए हैं उन्हें इन पैसों से बीज खरीद कर दो। तो सोमदत्त ने सुना कि उनके पिताजी एक दूसरे युवक को रुपयों की थैली देते हुए कहते हैं कि प्रकाश, जिन किसानों की फसल अंग्रेज सिपाही नष्ट कर गए हैं तो उन्हें उन पैसों से बीज खरीद कर दो, क्योंकि वह फिर से अपनी फसल उगा सके। अजय, तुम 3-4 गांवों में कुएं खुदवाकर पानी का प्रबंध करो, परंतु ध्यान रहे सारा काम गुप्त रूप से होना चाहिए, अंग्रेजों को इसकी खबर न हो। अब जाओ यहाँ से, कोई तुम लोगों को देख न ले। तो सोमदत्त ने देखा कि तीसरे नवयुवक से उनके पिताजी यानी सेठ जी कह रहे थे, अजय, तुम 3-4 गांवों में कुएं खुदवाकर पानी का प्रबंध करो, क्योंकि यहाँ वो कह रहे हैं कि तुम 3-4 गांव में जाकर कुएं खुदवाकर पानी का प्रबंध करो, क्योंकि वहाँ के लोगों को पानी की कमी ना हो। परंतु ध्यान रहे सारा काम गुप्त रूप से होना चाहिए, पर तुम यह बात का ध्यान रखना कि ये कोई जान न पाए कि ये कार्य कौन करवा रहा है, अंग्रेजों को इसकी खबर न हो। और अब जाओ यहाँ से, कोई तुम लोगों को देख न ले। तो यहाँ वो कहते हैं कि सब कुछ चुपचाप होना चाहिए और अंग्रेजों को खबर ना हो, नहीं तो वो लोग कुछ न कुछ समस्या हमारे लिए खड़ी कर देंगे। और कहते हैं कि ठीक है, अब तुम लोग यहाँ से जाओ, कोई तुम लोगों को देख न ले। सेठ जी के उठते ही राज बहादुर ने पैर छूकर उन्हें प्रणाम किया और आंखों में आंसू भरकर बोला, सेठ जी, आप महान हैं। सारी दुनिया जिसे महाकंजूस समझती है उसका असली रूप कोई नहीं जानता। तो सेठ जी जैसे ही उठने लगते हैं, राज बहादुर उनके पैरों पर
गिर पड़ता है, पैर छूकर उन्हें प्रणाम करता है और कहता है, आंखों में आंसू भरकर कहता है, सेठ जी आप महान हैं। सारी दुनिया आपको महाकंजूस समझती है, लेकिन आपका असली रूप कोई नहीं जानता। सेठ जी ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, आज हर कोई अपनी पूरी शक्ति से मातृभूमि की सेवा में लगा है, इसलिए मैं भी अपना एक एक पैसा सोच समझकर खर्च करता हूँ। तो सेठ जी उससे कहने लगते हैं कि आज हर कोई अपनी पूरी शक्ति से मातृभूमि की सेवा में लगा है, तो मैं अपना एक एक पैसा सोच समझकर खर्च करता हूँ। अगर ऐसा न करूँ तो देश के काम कैसे आऊंगा? तो यहाँ सेठ जी कहते हैं कि मैं एक एक पैसा जोड़कर उन लोगों के काम आता हूँ जो लोग देश की स्वतंत्रता के लिए या तो अंग्रेजों की जेल में बंद हैं या फिर उनके परिवार वालों को कोई कष्ट हो। तो इसलिए मैं पैसा जोड़ता हूँ कि ताकि मैं उनकी मदद कर सकूं। अब तुम जाओ, देश के स्वतंत्र होने पर मैं समझूंगा मेरा पैसा मुझे सूद समेत वापस मिल गया। और वह उससे कहते हैं कि ठीक है अब तुम जाओ, और जब हमारा देश स्वतंत्र हो जाएगा तब मैं समझूंगा कि मेरा पैसा मुझे सूद समेत वापस मिल गया। सब कुछ सुनकर सोमदत्त की आंखों में आंसू आ गए। पिता को महाकंजूस समझना उसकी कितनी बड़ी भूल थी। आज उनकी कंजूसी का रहस्य खुल गया था। तो यह सब कुछ सोमदत्त अपनी आंखों और कानों से देख और सुन रहे थे और उसके आंखों में आंसू आ गए। पिता को महाकंजूस समझना उसकी बहुत बड़ी भूल थी, क्योंकि आज उसके सामने उनके पिता यानी सेठ जी की कंजूसी का रहस्य खुल गया था। दूसरे दिन जब विद्यालय जाते समय सोमदत्त को सेठ जी ने पैसे देने चाहे तो वह बोला, पिताजी सही जगह पर पैसा खर्च करने में ही बुद्धिमानी है। आज से हम दोनों भाई पैदल ही विद्यालय जाएंगे। तो दूसरे दिन जब विद्यालय जाने के लिए सेठ जी के दोनों बच्चे तैयार होते हैं और सेठ जी उन्हें पैसे देते हैं। तब पिताजी से सोमदत्त कहते हैं, पिताजी सही जगह पर पैसा खर्च करने में ही बुद्धिमानी है। और वो कहते हैं, आज से हम दोनों भाई पैदल ही विद्यालय जाएंगे। सेठ जी हंसने लगे। वे समझ गए थे कि सोमदत्त को सब पता चल गया है, और सेठ जी सोमदत्त की बातों को सुनकर हंसने लगते हैं और वो समझ जाते हैं कि सोमदत्त को उनका रहस्य मालूम हो गया है। थैंक यू।